स्टूडेंट, हम लोग चैट पर डिस्कस कर रहे थे वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी में हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ ली थी वर्क की। उसके बाद टाइप्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके थे, उसका डेरिवेशन भी कर चुके थे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आया था हमारा काइनेटिक एनर्जी KE इक्वल्स टू हाफ mv², जिसमें m क्या था, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड v थी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी। पहले समझ लो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन होती है द एनर्जी पॉजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन और ओरिएंटेशन। कहने का मीनिंग, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है उसी एनर्जी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या है? द एनर्जी पॉजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसी एनर्जी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इट इज़ डिनोटेड बाय PE। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको किससे इंडिकेट कराते हैं? या तो PE से इंडिकेट कराते हैं या फिर UE से इंडिकेट कराते हैं। तो अगर हमें इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन आ जाएगी, इसकी डेफिनेशन आएगी द एनर्जी possessed by an object due to its position is called potential energy। क्या बोला गया है? किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। इट इज डिनोटेड बाय PE और UE। किससे इंडिकेट कराते हैं इसको? PE से या फिर UE से इसको रिप्रेजेंट कराते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें यूनिट ऑफ मेजरमेंट की, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट जितने भी टाइप्स की एनर्जीज होती हैं सारी की सारी एनर्जीज के लिए यूनिट ऑफ मेजरमेंट हमेशा वही सेम रहती है, जूल। चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो तो उसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट जूल होगी, पोटेंशियल एनर्जी हो उसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी जूल होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक्सेट्रा, मैग्नेटिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, हीट एनर्जी, जितने भी टाइप्स की एनर्जी होती है सारी के सारी टाइप्स की एनर्जी के लिए हमेशा यूनिट ऑफ मेजरमेंट जूल ही होती है। क्यों? क्योंकि वर्क इज ऑलवेज कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क ही हमेशा किस में कन्वर्ट होता है? एनर्जी में। और वर्क की यूनिट ऑफ मेजरमेंट जूल होती है। तो हैंस हम लोग बोल सकते हैं जितनी भी टाइप्स की एनर्जीज होती हैं सारी के सारी टाइप्स की एनर्जीज के लिए यूनिट ऑफ मेजरमेंट वही सेम रहती है, दैट इज जूल। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है, हमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कि आखिर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। देखो अगर हम बात करें, वैसे अगर ब्रॉड फॉर्म में बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी के भी बहुत सारे टाइप्स होती है। एक होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सेकंड होता है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, नेक्स्ट होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी के बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन हमें सिर्फ पढ़ना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सिर्फ कौन सी एनर्जी के बारे में, कौन सी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमें यहाँ स्टडी करनी है? ओनली हम स्टडी करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर हमें कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल आता है या थ्योरी से रिगार्डिंग पोटेंशियल एनर्जी का कोई भी फॉर्मूला आता है तो हमें कुछ नहीं करना, हम सिर्फ और सिर्फ इसका मतलब कौन सी एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। चलिए हम इसका डेरिवेशन करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा। हम अब उस फॉर्मूले को डेरिवेट कराएंगे। चलिए देखते हैं। हमने सपोज कर लिया कि सपोज एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m है। ये ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस से, ये हो गई अर्थ की सरफेस, अर्थ की सरफेस से h हाइट पर है। कहाँ पर रखा हुआ है? अर्थ की सरफेस से स्मॉल h हाइट पर रखा है। हमें पता है कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट का वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही अप्लाई होता है। तो अगर मैं बात करूं इसका वेट कैसे अप्लाई होगा? वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में।
और वेट का फॉर्मूला होता है m इंटू जी। ये वेट का फॉर्मूला होता है, वेट इक्वल्स टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी m इंटू जी। अब अगर हम वर्क की बात करें कि सपोज इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक रिलीज करूँ तो ये किस वजह से, कौन से फोर्स की वजह से नीचे आएगा, ये किस वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, वो होगा इसका वेट। तो इसका मतलब फोर्स यहाँ पर कौन सा अप्लाई हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है यहाँ पर mg। और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा, ये h हाइट के इक्वल डिस्प्लेसमेंट को कवर करेगा। तो हमारा फोर्स का, वर्क का फॉर्मूला होता है वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। देन वर्क W, फोर्स कितना है यहाँ पर m इंटू जी, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा यहाँ पर h। और हमें पता है कि वर्क इज ऑलवेज कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हम यहाँ स्टेटमेंट लिखेंगे वर्क इज ऑलवेज कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क ही हमेशा किस में कन्वर्ट होता है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो हैंस हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल, अब यहाँ पर वर्क कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट होगा, यहाँ पर वर्क पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो हैंस हम लोग बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh। पोटेंशियल एनर्जी को हम शॉर्ट फॉर्म में PE से रिप्रेजेंट कराते हैं। तो हैंस यहाँ से हमारा फॉर्मूला आ जाएगा PE इक्वल्स टू mgh, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये कौन सी एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, यहाँ से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पर एक बार ध्यान रखना, फॉर्मूला तो हमारा mgh, m क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का मास जिसकी हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h यहाँ पर है उस ऑब्जेक्ट की ग्राउंड से या सरफेस से हाइट। हम ऑब्जेक्ट की जिस पोजीशन पर भी हम बात कर रहे हैं, या हमें ऑब्जेक्ट की जिस पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी को डिटरमाइन करना है तो उस पोजीशन पर उसकी सरफेस से हाइट कितनी है, हमें वो हाइट की वैल्यू यहाँ पुट करानी है। समझ गए। अब इसके बाद इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सबसे इम्पोर्टेंट है ये, ध्यान रखना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में अगर हम बात करें तो इसका स्टेटमेंट होता है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। कहने का मीनिंग क्या बोला गया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी टाइप की जो एनर्जी है, उस एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एनर्जी सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, वन फॉर्म से अदर फॉर्म में कन्वर्ट होती है। इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। सपोज करो कि सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट सपोज इस हाइट पर रखा हुआ है, या फिर सेकेंड एग्जाम्पल समझो, सपोज कोई व्हीकल है या कोई कार है, वो कार अभी यहाँ पर रेस्ट कंडीशन में रुकी हुई थी। तो इसका मतलब इसमें सिर्फ कौन सी एनर्जी है अभी, पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं इसको पुश कर दूं तो वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। सिमिलरली इसकी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे सपोज फैन में क्या हो रहा है, फैन में जो एनर्जी आ रही है वो तो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। तो इसका मतलब फैन में एनर्जी कौन सी आ रही है, फैन में एनर्जी आ रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से फैन क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी या रोटेशनल एनर्जी में। तो यहाँ पर हमने एनर्जी को ना तो डिस्ट्रॉय किया है, ना एनर्जी प्रोड्यूस की है, सिर्फ क्या हुई है, एनर्जी वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में कन्वर्ट हुई है। सिमिलरली अगर हम बात करें बैटरीज में, तो बैटरी में जो एनर्जी स्टोर होती है वो होती है केमिकल एनर्जी, और जब हम उसमें सर्किट को कंप्लीट करते हैं, वायर वगैरह को कनेक्ट करते हैं, तो हमारा फैन या जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वो ऑपरेट होने लगते हैं। तो इसका मतलब वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सिमिलरली अगर हम बात करें, जैसे सपोज मैं हूँ टेक, तो मेरे गले से आवाज़ निकल रही है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो मैकेनिकल एनर्जी है
मैं क्या कर रहा हूँ, एक वर्क कर रहा हूँ, तो वो मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, साउंड एनर्जी में। ऐसे ही अगर हम जनरेटर की बात करें तो जनरेटर में क्या हो रहा है, कॉइल रोटेट होती है, तो जनरेटर में ये हो रहा है कि जो मैकेनिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इसमें यहाँ से ढेरों एग्जाम्पल्स होंगे जिनमें एनर्जी वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म कन्वर्ट हो रही है। तो वही बोला गया है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इसको सिर्फ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी से अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अगर हम इसका स्टेटमेंट लिखें तो हमारा हेडिंग क्या है, हेडिंग है हमारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसका स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट हम लिखेंगे अभी यहाँ पर। स्टेटमेंट होता है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली ट्रांसफर from one form of energy to another form of energy। क्या है, एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय, इसको सिर्फ वन फॉर्म से अदर फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बताए, जैसे फैन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है, लेकिन वो किस में कन्वर्ट हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी में। सिमिलर मैंने आपको बैटरी का एग्जाम्पल दिया, बैटरी में एनर्जी स्टोर होती है केमिकल एनर्जी, लेकिन फाइनली आउटपुट में क्या आती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ऐसे बहुत ढेरों सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें क्या हो रहा है कि एनर्जी क्या होती है, कन्वर्ट होती है एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में। अब यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखना कि सपोज एक एग्जाम्पल है, सपोज दो मग हैं, ठीक, या दो बकेट हैं, एक बकेट में वाटर ज़्यादा है, एक बकेट में वाटर कम है। तो अगर हम एक बकेट से वाटर को निकाल के दूसरे बकेट में डालें तो एक में वाटर कम होगा, दूसरे में वाटर का लेवल बढ़ेगा। लेकिन अगर दोनों बकेट के वाटर को टोटल की अगर हम बात करें तो टोटल तो क्या है, कांस्टेंट है ना, सेम है। हमने तो सिर्फ क्या किया है, ट्रांसफ़र किया है वाटर को एक बकेट से दूसरे बकेट में, लेकिन दोनों बकेट का मिला के टोटल जो वाटर है वो क्या है, कांस्टेंट है, जितना पहले था उतना ही रहेगा। सेम कंडीशन यहाँ पर भी होती है। यहाँ पर क्या होता है कि एनर्जी कन्वर्ट तो हो रही है, एक फॉर्म की एनर्जी अनदर फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी कैसे रहेगी, कांस्टेंट। टोटल एनर्जी क्या रहेगी उसकी, कांस्टेंट। बस क्या हुआ है यहाँ पर सिर्फ ये हो रहा है कि वो एनर्जी जो थी पहले, सपोज पहले किसी ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी थी, धीरे धीरे उसमें काइनेटिक एनर्जी आने लगी, तो वहाँ से क्या हुआ होगा, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होगी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी। लेकिन अगर दोनों एनर्जीज के हम सम की बात करें, टोटल की बात करें, तो दोनों एनर्जीज का टोटल तो कैसा रहेगा, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। यहाँ पर डिस्ट्रॉय तो नहीं हो रही एनर्जी, कम कब होती, डिक्रीमेंट कब आता, ठीक, टोटल एनर्जी में, जब यहाँ पर एनर्जी डिस्ट्रॉय हो रही होती। एनर्जी यहाँ डिस्ट्रॉय तो हो नहीं रही है, एनर्जी सिर्फ क्या कर रही है, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म कन्वर्ट हो रही है। एनर्जी एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो हेंस हम बोल सकते हैं कि हम जिस भी सिस्टम की बात करें या जिस भी ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर टोटल एनर्जी तो कैसे रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो हम इसी में आगे बोल सकते हैं द टोटल एनर्जी of an object is always constant। उस ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी कैसे रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब हमने यहाँ पर इसका स्टेटमेंट तो पढ़ लिया, हमें अब यहाँ पर मैथमेटिकली प्रूफ करना है कि
कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सही है कि नहीं है। तो हमें अब मैथमेटिकली प्रूव करना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। तो हम क्या करेंगे, हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे, उस ऑब्जेक्ट की डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन लेंगे। अगर हम उस ऑब्जेक्ट की सारी पोजीशंस पर टोटल एनर्जी सेम प्रूफ कर दें, फर्स्ट पोजीशन पर भी टोटल एनर्जी जितनी हो उतनी टोटल एनर्जी सेकंड पोजीशन पर भी आए और उतनी ही टोटल एनर्जी थर्ड पोजीशन पर भी आए, तो अगर टोटल एनर्जी को हम प्रूफ कर दें तीनों पोजीशन पर इक्वल, तो हमारा वहाँ पर क्या प्रूफ हो जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट अब प्रूफ करते हैं, प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलिए हम डेरिवेशन करना स्टार्ट करते हैं। मैंने सपोज कर लिया कि सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैं h हाइट पर रख के रखा हूँ अर्थ की सरफेस से। यहाँ सपोज ये अर्थ की सरफेस है, यहाँ पोजीशन A है, इस ऑब्जेक्ट का मैंने मास सपोज कर लिया स्मॉल m, ठीक। उसके बाद मैंने इस ऑब्जेक्ट को फ्रीली ड्रॉप करा दिया। जब मैंने इसको फ्रीली ड्रॉप कराऊंगा तो ये ऑब्जेक्ट धीरे धीरे नीचे आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मैंने सपोज कर लिया किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर ये ऑब्जेक्ट बी पोजीशन पर है, फिर फाइनली ये कहाँ पर आ गया, अर्थ की सरफेस पर आ गया। ये पोजीशन को मैंने सपोज कर लिया सी। यहाँ से यहाँ तक की मैंने हाइट को सपोज कर लिया, अर्थ की सरफेस से लेके पोजीशन ए तक की हाइट को मैंने सपोज कर लिया h। यहाँ से यहाँ तक की हाइट को मैंने सपोज कर लिया x, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक की हाइट को, अब ये टोटल हाइट देखो h है, उसमें से x हाइट निकल गई तो ये हाइट बचेगी h माइनस x। ध्यान दो, टोटल हाइट कितनी है h, उसमें से x हाइट निकल गई तो इतनी हाइट कितनी बचेगी, h माइनस x। हमें यहाँ पर क्या करना है, पोजीशन A, पोजीशन B एंड पोजीशन C, तीनों पोजीशन पर ये प्रूफ करना है कि टोटल एनर्जी इक्वल है। जब इस ऑब्जेक्ट को मैं होल्ड करके रखा हूँगा तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो वेलोसिटी हमने सपोज कर ली यहाँ पर u है, यहाँ पर मैंने वेलोसिटी सपोज कर ली v1 है, और पॉइंट C पर मैंने वेलोसिटी सपोज कर ली कितनी है, v2। डायग्राम समझ में आया। यहाँ पर A पोजीशन पर वेलोसिटी 0 होगी, B पोजीशन पर ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, ठीक। तो हमने सपोज कर लिया कि जब पोजीशन B पर ऑब्जेक्ट है तब इसकी वेलोसिटी है v1, जब पोजीशन C पर है ऑब्जेक्ट तब इसकी वेलोसिटी है v2। चलिए सबसे पहले हम लेते हैं एट पॉइंट A। कहाँ पर, एट पॉइंट A, पॉइंट A पर हम सबसे पहले फाइंड करेंगे पॉइंट A पर पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी। चलिए हम सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, हाफ mv²। क्या होता है, हाफ mv²। लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, 0, तो क्या आ जाएगा, हाफ m0 का स्क्वायर। और यहाँ पर जब 0 का स्क्वायर 0 आएगा मल्टीप्लाई होगा तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, 0। फिर नेक्स्ट फाइंड करेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी। देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, और h क्या होती है, जिस पोजीशन पर ऑब्जेक्ट है उस पोजीशन से ऑब्जेक्ट की ग्राउंड या सरफेस से हाइट। हम बात कर रहे हैं अभी पोजीशन A की, तो पोजीशन A पर ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, h, ग्राउंड से, तो हाइट कितनी आएगी, h। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आएगी mgh। अब हम फाइंड करेंगे टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी अगर हम निकालेंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। यही आएगी टोटल एनर्जी, क्या, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। दोनों की वैल्यू को पुट कराओ। पोटेंशियल एनर्जी हमने कितनी निकाली, पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाली है mgh, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0। तो यहाँ से हमारी टोटल एनर्जी आ जाएगी कितनी, mgh। यह हमने कहाँ पर निकाल ली,
हमने निकाल ली पॉइंट ए पर टोटल एनर्जी। तो हम निकालेंगे पॉइंट बी पर टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। ठीक है, कहाँ पर फाइंड करेंगे टोटल एनर्जी? एट पॉइंट बी। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन पॉइंट बी पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है? v1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हाफ एम v1 का स्क्वायर हमने सपोज कर लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेकिन हमें अभी यहाँ पर v1 की वैल्यू पता नहीं है, तो जरा ध्यान से देखो। फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, कहाँ से कहाँ तक? पॉइंट ए से लेके बी तक हम अप्लाई करा देंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पर अप्लाई कराओ फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी हम अप्लाई कराएंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होती है? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखो वी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी v1 है, तो क्या आ जाएगा? v1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? यू स्क्वायर, लेकिन u की वैल्यू 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2as। लेकिन अब ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या आएगा? 2g। s होता है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन अगर हम a से लेके b तक की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? x। तो यहाँ पर क्या जाएगा? x। ठीक, तो यहाँ से हमारी v1 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2gx। हम क्या कराएंगे? v1 स्क्वायर की वैल्यू पुट करा देंगे इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ v1 स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। वैल्यू पुट कराएंगे तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू आ जाएगा हाफ एम v1 स्क्वायर की प्लेस पर आ जाएगा 2gx। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हमारी यहाँ से mgx। काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब हम फाइंड करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, मैंने क्या बताया था फॉर्मूला? mgh। लेकिन h क्या है? ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट पर है उस पॉइंट से उसकी ग्राउंड से हाइट। अब हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर? एट पॉइंट P। मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? पॉइंट B पर है, और पॉइंट B से ग्राउंड तक की हाइट कितनी है? h माइनस x। तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी mgh माइनस x। अब हम फाइंड करेंगे टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है? टोटल एनर्जी हम फाइंड कर रहे हैं पॉइंट बी पर। तो टोटल एनर्जी इक्वल्स टू फिर से वही आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। दोनों की वैल्यू पुट कराओ। तो हमने पॉइंट बी पर काइनेटिक एनर्जी फाइंड की है mgx एंड पोटेंशियल एनर्जी फाइंड की है mgh माइनस x। अब mg से इन दोनों में मल्टीप्लाई कराओ तो टोटल एनर्जी इक्वल्स टू आ जाएगा mgx प्लस दोनों मल्टीप्लाई होगा mgh माइनस mgx। प्लस का mgx माइनस के mgx से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी यहाँ पर टोटल एनर्जी आ जाएगी mgh। तो पॉइंट बी पर भी हमारी टोटल एनर्जी क्या आ गई? पॉइंट बी पर भी हमारी आ गई टोटल एनर्जी mgh। अब हम फाइंड करेंगे टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी। कहाँ पर? एट पॉइंट सी। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन पॉइंट सी पर वेलोसिटी कितनी है? v2। तो क्या आ जाएगा? हाफ एम v2 का स्क्वायर। इसको हमने सपोज कर लिया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम क्या करेंगे? फ्रॉम ए टू सी अप्लाई कराएंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फ्रॉम ए टू सी थर्ड इक्वेशन क्या यूज करेंगे? थर्ड इक्वेशन क्या होती है? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देन अब देखो v स्क्वायर, लेकिन पॉइंट सी पर v की वैल्यू कितनी है? v2।
तो आ जाएगा V2 का स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, पॉइंट ए पर यू की वैल्यू 0 तो 0 का स्क्वायर प्लस 2g, ए नहीं आएगा, क्या आएगा g, और हाइट कितनी है, डिस्प्लेसमेंट कितना है h, क्या आ जाएगा 2gh। तो यहाँ से V2 स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 2gh। अब हम क्या कराएंगे, V2 स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, हम V2 स्क्वायर की वैल्यू पुट कराएंगे इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो हम यहाँ लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ V2 स्क्वायर इन इक्वेशन सेकेंड। वैल्यू पुट कराएंगे तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ m, V2 स्क्वायर की प्लेस पर आ जाएगा 2gh, 2 से 2 कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर आ जाएगी mgh। अब हम फाइंड करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, लेकिन जब हम पॉइंट C की बात करें, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, पॉइंट C पर है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट की पॉइंट C पर ग्राउंड से हाइट कितनी है, कुछ नहीं। देखो ग्राउंड से हाइट क्या है, कुछ नहीं, मतलब ग्राउंड से हाइट कितनी है 0। तो अब यहाँ पर h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 0। अब हम निकालेंगे टोटल एनर्जी, क्या फाइंड करेंगे, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों की वैल्यू पुट कराओ। तो टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमने फाइंड की है mgh, और पोटेंशियल एनर्जी की हमने वैल्यू फाइंड की है 0। तो यहाँ से टोटल एनर्जी हमारी आ जाएगी यहाँ पर भी mgh। अब देखो ज़रा, हमारी पॉइंट ए पर पोटेंशियल एनर्जी mgh, पॉइंट बी पर भी टोटल एनर्जी mgh, एंड पॉइंट सी पर भी टोटल एनर्जी mgh। तीनों पॉइंट्स पर हमारी टोटल एनर्जी क्या आ गई, सेम आई। और तो इसका मतलब हमारा यहाँ से क्या प्रूफ हो गया, हमारा यहाँ से प्रूफ हो गया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या कि टोटल एनर्जी किसी भी सिस्टम की हमेशा कैसे रहती है, कंजर्व्ड या कांस्टेंट रहती है। एनर्जी सिर्फ क्या होती है, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म कन्वर्ट होती है, लेकिन टोटल एनर्जी हमेशा कैसे रहती है, कांस्टेंट रहती है। डेरिवेशन कैसे किया हमने, फिर से इसको एक बार समझ लो। हमने पॉइंट ए पर फाइंड किया, हमने सपोज किया कि एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को हम h हाइट पर रखे, पकड़े हुए होल्ड करके रखे थे, फिर हमने इसको रिलीज करा दिया। जब रिलीज कराया तो सपोज पॉइंट बी पर इसकी वेलोसिटी v1 है, और फाइनली ये ग्राउंड पर आ गया पॉइंट सी पर, तब इसकी वेलोसिटी कितनी है, v2 है। हमने सबसे पहले पॉइंट ए पर काइनेटिक एनर्जी फाइंड की, लेकिन पॉइंट ए पर वेलोसिटी 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या आ जाएगी 0, और पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई हमारी mgh। अब हमने निकाली टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो टोटल एनर्जी इक्वल्स टू mgh प्लस 0, तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई mgh। अब इसके बाद हमने फाइंड किया है एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी पर हमने सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी फाइंड की, हाफ m v1 का स्क्वायर, फिर हमने ए से लेके बी तक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ किया, क्या जाएगा v1 स्क्वायर इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 2gx, डिस्प्लेसमेंट कितना है ए से बी तक में x, तो यहाँ से v1 स्क्वायर की वैल्यू हमारी आ गई 2gx। और हमने क्या किया, v1 स्क्वायर की वैल्यू पुट करा दी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी आ गई mgx, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हमने निकाली mgh माइनस x। टोटल एनर्जी फिर से वही काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों की वैल्यू पुट कराई, यहाँ पर mg से अंदर मल्टीप्लाई कराया, तो mgx से mgx कैंसिल हो गया, टोटल एनर्जी हमारी यहाँ पर आ गई mgh। अब इसके बाद हमने फाइंड किया, हम फाइंड करेंगे टोटल एनर्जी कहाँ पर, एट पॉइंट सी। देन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ m v2 का स्क्वायर, इसको हमने सपोज कर लिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। फिर हम कहाँ से, फ्रॉम ए टू सी हमने यूज़ की थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम ए टू सी। ए टू सी में देखो u की वैल्यू 0 एंड डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है h, और एक्सेलरेशन जो आएगा वो आएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वैल्यू पुट कराई तो हमारी यहाँ पर v2 स्क्वायर इक्वल टू आ गया 2gh। अब हमने क्या किया, v2 स्क्वायर की वैल्यू v2 स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट करा दी इक्वेशन नंबर सेकंड में। देन वैल्यू पुट कराएंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी हमारी mgh, और पोटेंशियल एनर्जी
क्या आ जाएगी हमारी 0, क्योंकि ग्राउंड से हाइट कितनी है 0। फिर से वही टोटल एनर्जी कितनी आ गई, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों की वैल्यू हमने पुट कराई, तो टोटल एनर्जी भी हमारी क्या आ जाएगी mgh, इतना आ गया। तो यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचता है पावर। देखो पावर का मीनिंग क्या होता है, आपने नॉर्मली देखा होगा, सपोज करो कि दो स्टूडेंट हैं, ठीक, दोनों को मैंने बोला कि तुम्हें एक गड्ढा खोदना है 10-10 मीटर का, दोनों को बोला कि तुम्हें 10 मीटर गहरा एक गड्ढा खोदना है, दोनों स्टूडेंट ने खोदना स्टार्ट किया। तो हो सकता है कि जो पहला स्टूडेंट है वो उसको बहुत फास्ट उस गड्ढे को खोद ले और दूसरा वाला स्टूडेंट को थोड़ा टाइम लग जाए, ठीक। या दूसरा एग्जाम्पल मैंने बोला कि दो स्टूडेंट दोनों को बोला कि तुमको 100 मीटर की रेस लगानी है, तो हो सकता है कि उनमें से एक स्टूडेंट 100 मीटर की रेस को जल्दी कवर कर ले, लेकिन दूसरा स्टूडेंट 100 मीटर की रेस को थोड़ा लेट में कवर करे। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि जो वर्क दिया था, ठीक, एक क्या फर्स्ट स्टूडेंट क्या कर रहा है, उस वर्क को जल्दी कंप्लीट कर ले रहा है, लेकिन सेकंड स्टूडेंट उस वर्क को कंप्लीट करने में थोड़ा टाइम लेता है। तो इसका मीनिंग हम बोल सकते हैं कि पहले के वर्क करने की जो रेट है, फर्स्ट स्टूडेंट का वर्क करने का जो रेट है वो क्या है, हाई है, और सेकंड स्टूडेंट का वर्क करने का रेट लो है। तो हम इसी को बोलते हैं पावर। डेफिनेशन क्या आती है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्या है इसकी डेफिनेशन, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। किसी भी वर्क को करने का जो रेट होगा उसी रेट को ही बोला जाता है पावर, ठीक। तो अगर हम बात करें यहाँ पावर की डेफिनेशन की, तो पावर की डेफिनेशन आ जाएगी द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। क्या है, किसी भी वर्क को करने का जो रेट होगा उसी को हम बोलते हैं पावर। इट इज डिनोटेड बाय P, इसको हम किससे इंडिकेट कराते हैं, P से, एंड इट्स यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज वॉट, WATT। इसको हम किस में मेजर करते हैं, वॉट में। और अगर पावर के फॉर्मूले की बात करें तो पावर इक्वल्स टू होता है वर्क अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला होता है किसका, पावर का। पावर का फॉर्मूला क्या आया, पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। पावर को हम P से रिप्रेजेंट कराते हैं, वर्क को W से और टाइम को T से। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला आ गया P इक्वल्स टू W/T। यहाँ पर आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। इसको रिवाइज करिए, अच्छे से पढ़िए और प्रॉपर तरीके से आप नोट्स तैयार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।